दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं वो एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है कुश्ती जगत की। और कुश्ती जगत में आज अगर उनका नाम लिया जाए तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले तो हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। और हमारे ये जो शख्सियत हैं ये श्री आर.पी. गर्ग जी MD यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं और एजुकेशन में डायरेक्टर हैं। तो आइए आज हम इनसे मुलाकात करने से पहले सबसे पहले अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। तो गर्ग साहब, सबसे पहले तो हम भारत लिंक के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आप यहाँ तक आए, आप इतने सफल रहे और इतने बड़े आप खिलाड़ी रहे। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सतवीर जी, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी आपने जो भारतीय कुश्ती को ऊपर उठाने के लिए जी और बार बार जो है आप सभी शख्सियत का इंटरव्यू लेके और उनकी दुख और सुख, उनकी हर एक तरह की समस्याओं को उठाकर जो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपके YouTube चैनल भारत लिंक चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी जो दर्शक हैं उनसे गुजारिश भी करता हूं वो भारत लिंक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और उनकी खबरों को सुने। वो सच्ची खबर आप तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। जी धन्यवाद गर्ग साहब। तो दोस्तों मैं सबसे पहले थोड़ा सा गर्ग साहब से हम बात करें उससे पहले गर्ग साहब के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों गर्ग साहब 6 बार के इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल गेम के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं ये कि इंटर यूनिवर्सिटी में लगातार 6 साल तक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ये आर.पी. गर्ग जी ही हैं जो पहले ओलंपिक कैटेगरी के रेफरी हैं, जिनको UWW ने, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने जो इनको डायरेक्ट रेफरी बनाया। ये देश के पहले ऐसे रेफरी हैं जो इतने बड़े लेवल के ओलंपिक कैटेगरी के रेफरी रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से। तो आज इतनी बड़ी शख्सियत ने हमसे मिलने का टाइम दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तो गर्ग साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपके सफ़र के बारे में। तो सर थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार उठ रहा है कि आप एक गर्ग समुदाय यानी एक व्यापारी समुदाय से हैं और जो कुश्ती है वो लगभग ग्रामीण समुदाय का खेल है और इसमें ज़्यादातर जाट कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो आप एक व्यापारिक समुदाय अगर आप चाहते तो कोई बिजनेस कर सकते थे, कोई कंपनी खोल सकते थे, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते थे, फिर आपका कुश्ती की तरफ रुझान कैसे हुआ? देखिए, बहुत आपने ऐसा एक सवाल पूछा है मुझसे जो हर YouTube चैनल पे जो है ना सबसे पहला सवाल यही होता है। जी जी जी। तो उसके बारे में आपसे कहना चाहता हूँ, ये कोई भी बच्चा है, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो, जी उस बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है। जी जी जी। तो हमारे गांव में जो है वो कुश्ती खेल जो है ना सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। जी। एक फुटबॉल गेम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। जी। तो जब बचपन में थे तो हम फुटबॉल खेलते थे, चारों तरफ खड़े हो जाते थे ग्राउंड के। जी। और ये सोचते थे कि एक बार बॉल आउट चली जाए तो उस बॉल को उठा के कौन लेके आएगा। और वहां तक दौड़ने में 10 बच्चे लग जाते थे, किसी किसी को हाथ लगती थी। जी जी जी। इसके बाद हमारे गांव में बाबा धर्मानाथ जी, उन्होंने एक अखाड़ा बनाया। जी। वो खेतों में बनाया था। गांव कौन सा सर आपका? सुंडाना गांव। सुंडाना गांव। जी जी जी। तो उन्होंने शुरुआत की गांव में। जी। तो मेरे छोटे भाई हैं अशोक, जो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं जी रेसलिंग में जी। तो वो जाने लगे वहाँ पे। ठीक है। और उन्होंने एक बात कही, अब ये छोरा हरियाणा के मेडल जीतेगा। ठीक है। और वो बात जो है वो भाई को हाँ। एकदम जो है ना उनको चुभी चुभी। जी। और उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। और वो खेतों में ही रहने लगे। जी। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था अशोक, लेकिन कुश्ती में ज़्यादा रुचि होने के कारण वो पढ़ाई से अपना थोड़ा सा पीछे हट गया और कुश्ती में वो चले गए। उसके साथ साथ जो है उन्होंने सबसे पहले हरियाणा चैंपियनशिप जीती, स्टेट चैंपियनशिप। जी जी जी। तो मैं उनके साथ एक अभिभावक के तौर पे जो है ना उनके साथ गया मैं। जी। तो उसी टाइम जो है ना, ये बात है 1979 की बात है जी। मैं 9th क्लास में था और अशोक 5th क्लास में था जी। तो हमने एक पहली डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेली स्कूली, पहले पंचायत टूर्नामेंट खेला जी।
ये जोनल बेसिस पे होते थे, जी, जोनल जी। बेसिस जी। खेला। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में गए, जी। तो वहाँ मेरा मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन से होना था। संजय मांडवी गांव से थे, जी, जी, जी। उनसे मेरा मुकाबला था, हाँ, और वो मेरा पहला ही कंपटीशन था। जी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको, जी। हमारे गांव में जो है ना वो पीटीआई होते थे, खजान सिंह जी। 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 बिसान गांव से थे। जी। तो जब भी खेल होते थे तो वो जो है ना गांव के पीटीआई स्कूल में रहते थे। जी। तो मैं स्कूल में जो है ना जाके रेंट पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, दंड बैठक लगा रहा था, और वो जी। घूमते घूमते वहाँ पे आ गए। जी। और उन्होंने कहा, ओ बेटे राजन, अतने दाव बताओ, देसी भाषा में। जी। 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 और दाव पूछने का शौक इतना होता था, हाँ, हाँ। भाई आप पूछो मत। जी। 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 तो उन्होंने मेरे एक टेक्निक बताई, हम्म। और वो टेक्निक ऐसी थी, फाउल नहीं थी, जी। लेकिन वो टेक्निक में थोड़ा सा हाथ में दर्द हो जाता था दूसरे के। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं था, जी। मुझे सिर्फ ये था मुझे जीतना है। हाँ, हाँ। और वो टेक्निक उन्होंने बताई, तो उस टेक्निक ने मुझे पहलवान बनाया, और उसी टेक्निक से मैंने वर्ल्ड चैंपियन संजय को हराया। जी। 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 और मेरा ये बात बताने का मतलब ये है, अगर आपके पास चाहे एक टेक्निक हो, आप उस टेक्निक के अगर मास्टर बन जाते हो, आपके दिमाग में बैठ जाती है, तो वही टेक्निक से आप जो है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी आप चैंपियन। इसका एक और उदाहरण था। प्रैक्टिस मतलब उसी टेक्निक की आप ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करो कि आप मास्टर हो जाएं हाँ, उसके। बस उस टेक्निक आपके माइंड में बन जाए कि मैंने ये लगानी है। जी। इसका एक प्रेजेंट एग्जांपल था कुलदीप जी। जो ओलंपियन रहे हैं, और भारतीय कुश्ती वुमेन कुश्ती के कोच भी रहे हैं। जी। 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 1981 की बात है, तो वो सिर्फ एक क्लाजिंग लगाते थे, जी। और वो क्लाजिंग के मास्टरी आ गई उनके माइंड में। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी उन्होंने। जी। और उसी क्लाजिंग से वो नेशनल चैंपियन बने। अच्छा, वेरी गुड। मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना था, वो नेशनल चैंपियन बने। हालांकि दोनों हम इंटर चैंपियन बने थे, लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है कि आपकी जो है ना टेक्निक पे मास्टरी होनी चाहिए, बिल्कुल, और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। 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 तो सर इसी कुश्ती में आप बढ़ते बढ़ते आज आप डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स के, और डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, इतने पहुंचे हैं आप। तो ये सिर्फ कुश्ती ही है या कोई एजुकेशन और भी आपने हासिल की? देखो, मेरा लक्ष्य जो था वो तो था ओलंपिक चैंपियन बनने का। जी। लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। जी। तो भाई छोटा अशोक, जी। वो दिल्ली रहने लगा। हाँ, और मैं यहाँ साथ साथ में कुश्ती भी करता था और पढ़ाई भी करता था। जी। मेरा इंटरेस्ट दोनों में था। जी। 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 तो मैंने पहले ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री की, जी। और मास्टर डिग्री के बाद मैंने डिप्लोमा किया, जी। जहाँ मैंने टॉप किया। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद जो है जी। मैंने पीएचडी भी की है, और कंप्यूटर भी मैंने सीखा है। जी। और मतलब पढ़ाई की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे नहीं आती हो। जी। 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 सर आपने अभी बीच में एक चीज़ कही कि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी, तो इसी बात पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सर। आजकल अमूमन गांव के अंदर हर परिवार जो होता है उसके घर की स्थिति है वो फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से थोड़ी कम होती है। तो और कुश्ती एक बहुत महंगा गेम हो चुका है सर। प्रोटीन लेना पड़ता है, डाइट लेनी पड़ती है, और डाइट भी ऐसी ऐसी लेनी पड़ती है जो बहुत महंगी है। तो ऐसे में एक गरीब परिवार से या आम परिवार से अगर बच्चा कुश्ती में आना चाहेगा तो वो उस डाइट को कैसे अफोर्ड कर पाएगा और कैसे अपना फ्यूचर बना पाएगा वो? ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है जी। और मैं डाइट के रूप में अपने आप को एक्सपर्ट भी मानता हूँ जी। और इसमें मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो शुरुआती दिनों में तो हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए। हाँ। लेकिन अगर उसने कुछ अचीव कर लिया है तो हरियाणा सरकार है, भारत सरकार है ना, और बहुत सारे लोग हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो उनको इस चीज़ की कमी नहीं आती। शुरुआती दिनों में आ सकती है, लेकिन शुरुआती दिनों में हमारी जो देसी डाइट है जैसे घी, दूध, दही, ठीक है ना, ये सफिशिएंट है। नींबू इसमें एक जो है ना आप मिला सकते हैं जो आपकी डाइट को पूरा करता है। और दूसरा नंबर जो आपकी जो सब्जियां हैं है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। गांव में जैसे आप ये लगे घिया, तोरी और जो है ना इस तरह के जो सब्जियां हैं, पालक है, इस तरह की जो सब्जियां ज़्यादा महंगी नहीं है। एक आम डाइट से के अलावा उस पहलवान को दूध, दही और इसके अलावा बादाम
बादाम पहलवानों की मेन डाइट है। अच्छा अच्छा। और वो बादाम जो है वो शुद्ध डाइट है। ठीक है। दूध जो है शुद्ध डाइट है। जो मिल्क प्रोडक्ट हैं जैसे दही है, लस्सी है, पनीर है ना, ये बिल्कुल शुद्ध डाइट है। ठीक है। ये नॉन वेजिटेरियन से भी ज़्यादा अच्छी डाइट है। लेकिन अगर परिवार की ऐसी स्थिति हो सर कि ये भी अफोर्ड ना कर पाए, तो वो बच्चा कुश्ती में कैसे आगे बढ़ सकता है? और आप सस्ती से सस्ती ऐसी कौन सी डाइट है कि बच्चा अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी पूरी कर सके और ताकत बढ़ा सके? ऐसी कौन सी डाइट है जो हम नॉर्मल घरों में जो बच्चे को मिल सकती है? देखिए, मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट कितना है जी। अगर आपका इंटरेस्ट है ओलंपिक चैंपियन बनने का, ठीक है, और आपने उसके लिए कोशिश शुरू कर दी, तो डाइट सेकेंडरी आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो हमारे घर में अवेलेबल है, जैसे दूध है, दही है ना, और पनीर हम घर में ही बना सकते हैं, और नहीं तो जो सब्जियां हमारे हैं, हरी सब्जियां हैं खेतों में जो हमारे गांव में उगती हैं, या जो सस्ती से सस्ती सब्जी आप मानते हो आप, वो भी कारगर सिद्ध होती है। तो जैसे ही आपकी अचीवमेंट शुरू हो जाती है, आपका इंटरेस्ट के अनुसार आपकी पोजीशन आनी शुरू हो जाती है, तो मैंने बताया सरकार लेवल पे, हरियाणा सरकार हो, चाहे कोई दूसरी सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लग जाती है। कैंप लगते हैं आपके, आप अच्छे होते हो कैंप लगते हैं। अभी अंतिम पंगाल का देखिए आप, अंतिम पंगाल का जो बच्ची ने अभी पहला ओलंपिक क्वालिफाई किया है रेसलिंग के लिए, उसके घर की माली हालत मैंने देखी है। लेकिन उस बच्ची का इंटरेस्ट देखिए आप, वो 2 बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी है, हिंदुस्तान की पहली 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बनी है, और अभी भी जो है वो वर्ल्ड सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगभग उसका गोल्ड मेडल पक्का था। लेकिन एक बाउट में थोड़ा सा वो दूसरी लड़की वो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी, उससे वो हारी, और उसको कितना दुख हुआ है वो हम बयान नहीं कर सकते, उसकी वीडियो देखने से पता लगेगा। जी जी जी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट हो और परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा सुदृढ़ ना भी हो, तो भी बच्चा कामयाब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ठीक बात। अच्छा सर, कई बार हम आज परिस्थितियों के बारे में देखते हैं कि जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, सिल्वर मेडलिस्ट होते हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, यानी पहले 1 2 3 या 4 तक के बच्चे तो हो जाते हैं सक्सेसिव, लेकिन जो बच्चे, हजारों बच्चे कुश्ती में जाते हैं और सफल होते हैं नाम मात्र की गिनती के बच्चे, तो बाकी बच्चों का भविष्य क्या होगा? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है जी। और ये आई थिंक जो इसको सुनेंगे उनको इसका जवाब भी मिलना चाहिए। देखिए, चाहे वो खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, और चाहे बिजनेस हो, ठीक है, उसमें सक्सेस रेट देखेंगे ना तो यही 4-5 की मिलेगी। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो 100 बच्चों में कोई 1 नंबर भी होगा, और किसी का नंबर 100 भी आएगा, ठीक है। तो जो 1 नंबर है वो IPS IAS बन जाएगा, जो 2 नंबर का है वो उससे नीचा बन जाएगा, है ना, और 3 नंबर का है वो क्लरिकल जॉब में आ जाएगा। जी, जी, 4 नंबर का जो उससे नीचे जो जॉब होगी, चाहे वो ड्राइवर की हो, चाहे किसी और की हो, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा सभी खिलाड़ियों से, ना केवल कुश्ती के खिलाड़ियों से, जो प्रोफेशनल गेम करना चाहते हैं, वो अपने आप को एक तो हताश ना होने दें, और एक अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। अगर आपके पास एक हथियार खेल का है और दूसरा हथियार आपके पास एजुकेशन का है, तो वहां कामयाब नहीं हुए तो आप एजुकेशन से तो कामयाब हो सकते हो। अब जैसे मान लिया मेरे पास दोनों गुण थे, मैं एक बहुत अच्छा बड़ा रेसलर भी बन सकता था और एक बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट भी बन सकता था, लेकिन मेरे पास मिडिल रास्ता था। मैंने कुश्ती भी करनी थी और मैंने पढ़ाई भी करनी थी, लेकिन पढ़ाई पे भी मैं अपनी तरफ से मैं टॉप रहा, और खेलों में जो है मैं अपना जो ना जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जॉब की तरफ पहले आ गया। जी जी जी। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आजकल बच्चे जो रेसलिंग की तरफ जाते हैं तो शरीर में ताकत तो हो ही जाती है, और वो पहले 1 2 3 4 में नहीं आ पाते, मेडल नहीं आ पाते, तो ऐसे बच्चे हताश होकर न क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं, और जो गैंगस्टर हैं वो उनको अपने उसमें शामिल कर लेते हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय हो, ये बताएं। देखिए, इससे बचने का एक ही उपाय है, जो पेरेंट्स हैं उनकी पैनी नज़र अपने बच्चे पर होनी चाहिए, ठीक है, और जो जिस कोच के पास जाते हैं जी, उस कोच की पैनी नज़र उसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो
ऐसे बच्चे जो नीचे की तरफ रहते हैं उनको एजुकेशन की तरफ जरूर जाना चाहिए। ठीक है। या कोई ऐसा मैकेनिकल वर्क है या कोई ऐसा काम है जिससे वो आगे कामयाब हो सकते हैं, ठीक है उसकी तरफ ना केवल एक खिलाड़ी जी। बल्कि एक जो पढ़ाई में भी जो बच्चा पढ़ता है हो सकता है वो कामयाब उसमें ना हो, तो उसके पास एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपनी वो रोजी रोटी कमा ले। ठीक है। आजकल बहुत ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से आप ये देखिए, एक छोटा सा कोई भी मतलब अनपढ़ भी क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आती है, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आती है, आपको मसाज आती है, आपको 1 घंटे के 500 से लेके 1000 रुपए तक लेते हैं। जी जी जी। तो जी। उसमें बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। अगर ठीक है। बच्चा चाहे, पेरेंट्स चाहे तो उसका इस तरह का कोई काम करवा सकते हैं। ठीक है। उससे उसकी इनकम शुरू हो जाएगी, जहाँ पैसा आने लग जाएगा वहाँ उसका मन लगने लग जाएगा। तो ये पेरेंट्स को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, उसकी कंपनी, वो किस कंपनी में रहता है, डेली ये चेक करना होता है। ठीक है सर, आप इतने बड़े पद पे हैं, इतने बड़े रेसलर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के पहले ऐसे रेफरी रहे हैं जो ओलंपिक कैटेगरी के हैं, तो आप आपसे सिर्फ अब ये जानना चाहेंगे कि आप उभरते हुए पहलवानों को क्या कहना चाहेंगे। हम आपसे ये आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है कि किस तरह क्या करना चाहिए उभरते हुए पहलवानों को। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी एक बात बताता हूँ, चाहे खेल का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कुश्ती गेम से रिलेटेड हो, ठीक है, उस बच्चे को अपनी कंपनी अच्छी बनानी चाहिए, अपने दोस्त अच्छे बनाने चाहिए। ठीक है। क्योंकि घर के बाद अगर कोई बच्चा कहीं रहता है तो अपने दोस्तों में रहता है। अगर वो अच्छी संगति पकड़ेगा तो अच्छा बनेगा। ठीक है। यानी कि जो बच्चे 1, 2, 3, 4 नंबर पर आते हैं उनके साथ रहने की कोशिश करो। अपने से बड़े ऊंचे कद वाले के साथ रहने की कोशिश करो। अगर अपने से नीचे के कद वाले के साथ रहोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। तो आगे ऊपर आपको देखना चाहिए, मेरे से अच्छे कौन है, मैं उनके साथ रहूं, और वो अच्छे क्यों हैं, मैं भी ऐसा क्यों नहीं बनूं। तो एक मैं जनरली बोलता हूं, आपको सबको बोलता हूं, एक आपके सामने रोज एक चीज को देखते हो, शीशे में अपना फेस देखते हो, लेकिन क्या शीशे से आपने कभी पूछा है मैं हूं या नहीं, या मैं कौन हूं? सामने से शीशा जवाब देगा आपको, ये देगा आप हो लेकिन उतने नहीं हो। अगर ये जवाब आता है तो आप और अच्छे के लिए ट्राई करो। जी जी जी। अगर ये जवाब सामने से आता तो कुछ भी नहीं हो यार। जी जी। तो आपको अपने आप को पहचानना है जी। तो आप कुछ बनने की कोशिश करो जी। और अपने से साथियों जो अच्छे हैं उनकी कॉपी करने की कोशिश करो, आप अच्छे बन जाओगे जी। तो दोस्तों, हमारे पास थोड़ा समय अभाव है तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे आज, किसी अगले दिन अगली कड़ी में करेंगे। लेकिन हमारे गर्ग साहब ने, आरपी गर्ग जी ने इतनी अच्छी बातें बताई, तो इसमें मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे में कुश्ती जगत में आगे बढ़ने की इच्छा है तो वो ये ना सोचे कि उसके परिवार में उसकी डाइट को उठाने का सामर्थ्य नहीं है। अगर बच्चे की इच्छा हो तो गरीब से गरीब परिवार से भी बच्चा आसमान की बुलंदियों तक, ओलंपिक तक जा सकता है। इसलिए अगर किसी बच्चे के अंदर ये इच्छा है कि वो कुश्ती में अपना नाम दर्ज करवाए तो आप शुरू हो जाए, सिर्फ ये परमात्मा का नाम लेके शुरू हो जाए, उसके बाद सफलता आपके कदमों में होगी। और आप कभी भी कोई भी बाधा, चाहे वो डाइट की है या पैसे की है या कोई और है, वो कभी भी आपके सामने बाधा नहीं आएगी। तो इतना अच्छा तरीका। मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। जी 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 जी। मैं अपने सभी दर्शकों को जी, और जितने हमारे सुनने वाले पहलवान हैं या और भी खिलाड़ी हैं जी, आप किसी हिंदुस्तान के एक अच्छे पहलवान की, हाँ, या किसी एक अच्छे राजनेता की जी, या एक अच्छे किसी साइंटिस्ट की जी, आप उनकी जीवनी पढ़ के देखोगे तो उनकी जो जीवनी है वो ऐसे घरों से निकले हैं जी। अब्राहम लिंकन के बारे में देखो जी, जी, है ना, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में देखो, ठीक है, हमारे जितने भी रेसलर हैं जी, छोटे भाई अशोक के बारे में देखो, है ना, सुशील के बारे में देखो, योगेश्वर दत्त के बारे में देखो, साक्षी मलिक के बारे में देखो, विनेश फोगाट के बारे में देखो, गीता फोगाट के बारे में देखो, कितने ऐसे नाम गिनाऊं मैं आपको जिनके पास घर का खर्चा नहीं था और वो ऊपर आए। तो उनका क्या कारण था? उनमें लगन थी, मेहनत थी। अगर हम कुछ नहीं बने तो हम कुछ नहीं बनेंगे। ये ऐसे कोशिश करो भी हम कुछ बने। आप किसी चीज की भी, किसी व्यापारी की, धीरू भाई अंबानी की हिस्ट्री उठा के देखो आप, तो वो क्या थे जी। अपने मित्र सेन आर्य जो थे उनकी हिस्ट्री उठा के देखो क्या थे, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। उन्होंने जो है ना, एक जो है
खराद मशीन उनके पास थी, जी, जी, वहां से जी। काम शुरू किया जी, था। जी, आज वो परिचय का मोहताज नहीं है। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति या पैसा कभी भी आड़े नहीं आता, नहीं आता। बस लगन होनी चाहिए, हाँ, कुछ कर गुजरने का जज्बा होना जज्बा होना चाहिए, yes। अगर वो जज्बा है तो बाकी चीजें गौण है। आप गौण ये है, कह रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब, आरपी गर्ग जी, आज आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और मैं भारत लिंक के सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे और अगर आरपी गर्ग जी के विचार अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और इसके साथ ही मैं गर्ग साहब का भी एक बार दोबारा से धन्यवाद करना चाहूँगा। गर्ग साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद बहुत सतबीर जी। और इसी जी। तरह से मैं चाहूँगा कि आप देश की आवाज़ को जो है ना जी। आम लोगों तक पहुँचाएं, आम बच्चों तक पहुँचाएं, जी, जी, ताकि वो बच्चे अपना भविष्य सुधार जी, सकें जी, और जी। अपने घर का भी जो है ना नाम रोशन, देश का नाम जी, रोशन। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद। जय जय।